इन तस्वीरों से हम शुरुआत करना चाहते हैं जिन्हें देश के हर नागरिक, हर परिवार को देखनी चाहिए। ये भीड़ जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भीड़ बांग्लादेश से आए उन लोगों की है जो भारत में घुसपैठ करके आए थे और यहां आपके हक और आपके अधिकारों पर कुंडली मारकर बैठे थे, जो न सिर्फ भारत में संसाधनों की घुसपैठ कर रहे थे बल्कि भारत के लोकतंत्र में भी घुसपैठ कर रहे थे क्योंकि ये वोट डाल रहे थे। लेकिन जब से चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू किया है, हर नागरिक की पहचान हो रही है, तब से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें वही की हैं जिन जिलों में घुसपैठियों की अच्छी खासी आबादी है और जो लोग 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले भारत में घुसपैठ करके आए थे, अब वो तमाम लोग चुनाव आयोग के रिवीजन से घबराए हुए और गिरफ्तारी के डर से पहले ही भारत को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। सोचिए, हमारे देश में वोटर लिस्ट के इस रिवीजन पर कितनी राजनीति हो रही है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इसे एक धर्म से भी जोड़कर देख रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों से पता चलता है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है वो कितना जरूरी है। और इसकी गवाही बशीर हाट से आई ये तस्वीरें दे रही हैं जिनमें हकीमपुर चेक पोस्ट के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और ये लोग बांग्लादेश वापस जाना चाहते हैं। बहुत सारे परिवारों का कहना है कि वो कुछ साल पहले घुसपैठ करके भारत में आए थे और यहाँ आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर अवैध तरीके से रह रहे थे। लेकिन अब जब वोटर लिस्ट को सुधारा जा रहा है और हर व्यक्ति की नागरिकता देखी जा रही है, तब ये घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। बशीर हाट के अलावा पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में भी कई लोगों ने वापस बांग्लादेश जाने की कोशिश की है। और इन तस्वीरों से यह पता चलता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होना कितना जरूरी है। बीएसएफ ने साल 2017 से 2021 के बीच कुल 6,712 घुसपैठियों को भारत से दाखिल होते वक्त, सबसे पहला नंबर जो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे ऊपर में, 17 से लेकर 21, 6,712 घुसपैठियों को भारत में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया। वो लोग भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से घुसपैठ करके यहां आना चाहते थे, जबकि 6,444 लोगों ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम के रास्ते घुसपैठ की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है, बीएसएफ ने यह बताई है कि 80% घुसपैठ अकेले कहां हो रहा है? पश्चिम बंगाल। 80% घुसपैठ अकेले पश्चिम बंगाल से हुई, जिसमें दक्षिणी बॉर्डर, उत्तरी बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आ जाते हैं या भारत के नागरिक बनकर आपके संसाधनों को आपसे चुराने लगते हैं और इनमें से न जाने कितने वोटर बनकर इस लोकतंत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। वो आप बांग्लादेश के उदाहरण से खुद समझ सकते हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जब जेनजी छात्रों का हिंसक आंदोलन हुआ, तब यह कहा गया था कि ये तमाम छात्र नौकरियों में आरक्षण और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में यही था? अगर वाकई में ऐसा होता तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ नए सुधारों को भी तो लागू किया जाता। लेकिन पिछले 1 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसकी जगह बांग्लादेश में सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैसले लिए गए जिससे कट्टरपंथियों को आजादी मिली और शेख हसीना के राजनीतिक अस्तित्व को मिटाने का पूरा प्रयास हुआ। आज भी बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री को फांसी की सजा सुनाई है और इस अदालत का नाम है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल। ये वही अदालत है जिसका गठन खुद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया था और ये अदालत उन दोषियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जो 1971 के युद्ध अपराधों में शामिल थे। लेकिन आज इसी अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत की सरकार से कहा है कि वो तत्काल रूप से शेख हसीना को उन्हें सौंप दे और उनकी अदालत के फैसले का सम्मान करे। शेख हसीना को कुल 3 आरोपों में दोषी माना गया है। इनमें पहला आरोप यह है कि पिछले साल जेनजी छात्रों का जो हिंसक आंदोलन हुआ, उस दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश शेख हसीना ने दिया था। यह भी आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर इस हिंसा को उकसाया था और तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने न्याय में बाधा डालने की कोशिश की और हिंसा के दौरान सबूत मिटाने के भी प्रयास किए। बड़ी बात यह है कि जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, तब वहां तालियां बज रही थी और लगभग सभी लोग इस फैसले का जश्न मना रहे थे। देखिए, ये तालियां कुछ कह रही हैं। इन तालियों के शोर से यह समझा जा सकता है कि जो जज ये फैसला सुना रहे थे, उन पर शेख हसीना को सजाए मौत देने का कितना दबाव था। कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति को यह इंतजार था कि कब शेख हसीना को सजाए मौत दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को यह लग रहा है कि जिस अदालत ने यह फैसला सुनाया
वो एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में इंटरनेशनल जैसा कुछ है ही नहीं, और इसमें वही लोग हैं जिन्हें मोहम्मद यूनुस और जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों ने खुद चुना है। और ये बात शेख हसीना ने भी कही है, और उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया और यह भी कहा कि वो इस फैसले को स्वीकार नहीं करती। वैसे बांग्लादेश का इतिहास बताता है कि वहां इस वक्त कुछ भी पहली बार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पाकिस्तान देश का हिस्सा था। उस वक्त बांग्लादेश बनाने को लेकर दो धड़े हुआ करते थे, जिनमें एक तरफ रजाकारों का समूह था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और दूसरी तरफ शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान थे, जो अलग अलग देश की मांग कर रहे थे। जब भारत की मदद से शेख मुजीबुर रहमान की जीत हुई और पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब कट्टरपंथी रजाकारों और शेख मुजीबुर रहमान के बीच संघर्ष बढ़ गया। इस संघर्ष के दौरान ऐसे हालात पैदा हुए कि 15 अगस्त 1975 की रात को बांग्लादेश की सेना की कई टुकड़ियों ने ढाका में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उनके 10 साल के सबसे छोटे बेटे रसल भी थे। उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन की जान बच गई थी क्योंकि वो विदेश में थे, लेकिन पिछले साल के तख्ता पलट में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी शेख हसीना की जान लेना चाहते थे, और उस वक्त इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में खूब चर्चा हुई। शेख हसीना के आवास में घुसी हिंसक भीड़ ने उनके घर में रखे अंग वस्त्रों तक को लूट लिया था और उनका इस तरह से तमाशा बनाया था। और सोचिए, आज इसी आंदोलन के लिए शेख हसीना को फांसी की सजा दी गई है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हकीकत यह है कि अब बांग्लादेश को धीरे धीरे पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया है, और इसे मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाना चाहती हूं। अब बांग्लादेश पर पाकिस्तान इतना हावी हो गया है, इतना हावी हो चुका है कि आप देखिए सोच दोनों की कैसे मिल रही है, तरीके कैसे मिल रहे हैं। उसे बांग्लादेश ना कहकर आज पूर्वी पाकिस्तान कहना सही होगा, जो वो पाकिस्तान के विभाजन से पहले हुआ करता था। बांग्लादेश पाकिस्तानी कट्टरपंथियों, आतंकवादियों का नया लॉन्च पैड बन गया है। पिछले महीने 30 अक्टूबर को लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने खुद कहा था कि लश्कर के ऑपरेटिव अब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय हो गए। इसके अलावा बांग्लादेश में जब धार्मिक उग्रवाद भी तेजी से बढ़ रहा है, और वहां आप सोचिए कि हिजबुत ताहिर और अंसारुल्लाह जो बांग्ला टीम है जैसे कट्टरपंथी संगठन फिर से अपने एक्शंस, गतिविधियां वहां पर बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट आम लोगों और युवाओं की भलाई के नाम पर हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि आज बांग्लादेश की हालत एक कंगाल देश जैसी होती चली जा रही है। उसको कांग्लादेश कहना बुरा नहीं होगा, क्योंकि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.1% था, जो आप इस तरफ देख रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस की सरकार में कहां पहुंच गया है? 3.8% पर। पिछले 7 महीने में 95 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं और 62,000 लोग बेरोजगार हुए हैं। आज कट्टरपंथ और अस्थिरता बढ़ने से सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बांग्लादेश को छोड़कर जा रही हैं, और 7 महीना जैसे हमने आपको कहा मार्च 2025 से 95 बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 62,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। शेख हसीना के वक्त बांग्लादेश में गरीबी दर कितना था? 18.7। आज देखिए ये गरीबी दर क्या हालत हो गई है, 27.9% गरीबी दर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इस हालत में पहुंचा दिया है कि वो एक कंगाल देश लग रहा है। और बांग्लादेश में साल 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब वहां महंगाई दर 10% से ज्यादा है, और इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश की हालत भी अपने जैसी कर दी है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथ एक बड़ा कारण है, और यह स्थिति भारत के लिए कहीं से भी अच्छी नहीं है। आप ये देखिए कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध को देकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन अभी पूरी पिक्चर बाकी है। भारत भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। सुनिए। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था, और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान,
तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह बयान एक ऐसे समय पे आया है जब एनआईए ने दिल्ली धमाके को लेकर 2 नए खुलासे किए हैं। एनआईए ने पहली बार इस धमाके को फिदायीन हमला माना है, जिसका मतलब यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए खुद को गाड़ी के साथ बॉम्ब धमाके में उड़ा दिया। दूसरी बात, एनआईए ने यह कहा है कि इस हमले में गाड़ी को आईईडी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसे व्हीकल बोर्न जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी कहते हैं। एनआईए के इस बयान से 3 बातें पूरी तरह से साफ हो गई। पहली बात, आतंकी हमला था। दूसरा, डॉक्टर उमर मोहम्मद एक फिदायीन हमलावर था जिसने खुद को गाड़ी के साथ उड़ाकर लोगों की जाने ली, यानी मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा। और तीसरा, इस हमले में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई उसमें विस्फोटक को धमाके के इरादे से ही फिट किया गया था। अब ये तीनों बातें इसलिए बड़ी हैं क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की जो नई डॉक्ट्रिन है वो कहती है एक्ट ऑफ टेरर को अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब आतंकवादी हमले को सिर्फ कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे राष्ट्र पर हुआ हमला भी माना जाएगा और इसका जवाब पुलिस नहीं बल्कि सेना के अधिकार क्षेत्र में जा सकता है। और अब जब इस मामले में दिल्ली धमाके को एक्ट ऑफ टेरर मान लिया गया है, भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं। ये सारी घटनाएं काफी कुछ संकेत दे रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया है क्योंकि हर आतंकवादी हमले के पीछे उन आतंकी संगठनों का हाथ है जिनमें पूरा समर्थन कौन? पाकिस्तान, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई वो देती रहती है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहती हूं कि पाकिस्तान कैसे आतंक का सबसे बड़ा प्रायोजक है। ये चर्चा अनंत काल से हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रायोजक आतंकवाद का कौन? पाकिस्तान। उन्हें सुरक्षा और संरक्षण दोनों पाकिस्तान देता है। ये सारे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले यूएस कांग्रेस और एसएटीपी, हमारा सोर्स तो जान लीजिए, यूएस कांग्रेस और एसएटीपी, जिसमें हम आपको पूरी लिस्ट एक तरफ से दिखाना शुरू करते हैं। जाइए जूम इन करके। अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल जिहाद इस्लामी, हरकत-उल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, अंसार गज़वतुल हिंद, अल-बद्र, जमीयत-उल मुजाहिदीन। तो ये तो सिर्फ एक तरफ की लिस्ट हुई। अब बीच वाले खंबे पे आते हैं। लश्कर-ए-जज़बार, हरकत-अल जिहाद अल-इस्लामी, मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल, अल-बर्क, तहरीक-उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लीग, मुस्लिम जाबाज फोर्स, कश्मीर जिहाद फोर्स, अल जिहाद फोर्स, और फिर आ जाइए तीसरे पर अल उमर मुजाहिदीन। ये पूरी लिस्ट जो ऊपर से पढ़ रहे हैं। मजहर आजादी, इस्लाम जमात तुलबा, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट, इखवान उल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टूडेंट्स लीग, तहरीक हुर्रियत कश्मीर, मुस्लिम मुजाहिदीन, अल मुजाहिद फोर्स, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रोविंस। कुल मिलाकर मतलब अनंत लिस्ट है, आप कल्पना नहीं कर सकते, उससे आगे ये लिस्ट जाती है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, एसएटीपी, जैसा कि हमने आपको बताया, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 5, 10 या 15 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें हमने आपको अलकायदा से लेकर जो गज़वतुल हिंद जैसे आतंकी संगठन है वो बता दिए। मजाक की बात यह है कि इन सभी संगठनों को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खुलेआम उनकी ट्रेनिंग कैंप, शिविर लगते हैं। एंड पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा सच यही है कि आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, फेडेक्स, आईबीएम, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के सीईओ भारतवंशी हैं, जबकि दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के सीईओ कौन है? वो है पाकिस्तानी। तो मैं बीच में खड़ी हो जाती हूं और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने इतने वर्षों में क्या दिया पूरे विश्व को। भारत ने दिया ये ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ऐसे वक्त पर, चाहे सुंदर पिचाई गूगल को हेड कर रहे हो सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट को शांतनु नारायण, अडोबी को, फेडेक्स को कर रहे हो राज सुब्रमण्यम, अरविंद कृष्णा कर रहे हैं आईबीएम को, माइक्रॉन संजय मेहरोत्रा, पीएनजी शैलेश जेजुरीकर और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक को कर रहे हैं। वहीं यहां पर आइए, पाकिस्तान किसे बनाता है? हाफिज सईद, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सलाउद्दीन। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इसी से समझ में आ जाता है कि भारत ने दुनिया को क्या दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है, बार बार हमारा देश ये देख रहा है। कुछ लोग भारत के नागरिक होते हुए भी उसके लिए सगे नहीं है।
और जिन डॉक्टर्स ने सरकारी खर्च पर अपनी पढ़ाई पूरी की वो भी अब कट्टरपंथ की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। आप डॉक्टर उमर मोहम्मद को देखिए, जिसने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन बाद में जिहाद के लिए वो एक फिदायीन बन गया। लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका किया, 13 लोग मार दिए। आज ही डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर उमर नबी को लेकर यह खुलासा हुआ है कि वो जैश ए मोहम्मद का शू बॉम्बर था। अभी हालांकि जो जानकारियां आ रही है उसको समझना भी पड़ेगा। शू बॉम्बर का मतलब आखिर क्या है? ऐसे आतंकवादी से होता है जो अपने जूतों के अंदर विस्फोटक छिपाकर किसी सामान भीड़ या हाई सिक्योरिटी जगह पर विस्फोट करने की कोशिश करें। लेकिन यह भी समझिए, कई लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है, क्योंकि ये जूते पहनकर तो लगातार वो चल रहा था, गाड़ी चला रहा था कई जगहों पर, तो प्रेशर अगर पड़ा तो पहले क्यों नहीं ये कार फटी, वही जगह पर क्या फटी? क्या कोई बटन था, कोई रिमोट था? आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे बॉम्ब्स जो है वो रिमोट कंट्रोल से किए जाते हैं, चलाते हैं और रिमोट की मदद से उनमें ब्लास्ट किया जाता है। ठीक उसी तरह ऐसे हमलों में धमाकों के लिए जूते की मदद ली जाती है। ये थ्योरी सामने आ रही है। इसमें फिदायीन हमलावर जूतों के अंदर एक खास तरह के विस्फोटक को छिपाता है, निश्चित जगह पर जूतों की मदद से धमाका करता है। ऐसा होने की आशंका वहीं पर है। हालांकि कई लोग इसको काउंटर भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर जूते में ही था तो वो तो कई जगहों पर चल रहा था, बहुत देर से गाड़ी चला रहा था, तब दबकर ये क्यों नहीं फटा, बाद में उसी जगह पर क्यों फटा? बड़ी बात यह है कि जूतों में जो विस्फोटक रखा जाता है उसे TATP कहते हैं, जो थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक। इसका मतलब होता है ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। इस विस्फोटक की 3 सबसे खतरनाक बातें। इससे पहले इसे बनाना बहुत आसान होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स ऐसी चीजों में मिलते हैं जो लगभग सभी घरों में इस्तेमाल होती है। एसीटोन मिलाया जाता है जो नेल पॉलिश रिमूवर्स में मौजूद रहता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है जो हेयर ब्लीच, हेयर डाई क्रीम्स में मौजूद होता है। दूसरा, ये विस्फोटक बहुत अस्थिर होता है और हल्का सा झटका भी इस विस्फोटक में बड़े से बड़ा धमाका कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर इस विस्फोटक पर हल्का दबाव डाला जाए, इसे ऐसी जगह पर रखा जाए जहां तापमान और गर्मी ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा हो, तो विस्फोटक आसानी से धमाका हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद ने जूतों में इस विस्फोटक को रखा होगा तो उसके लिए इस पर दबाव डालकर गाड़ी में रखे हुए बाकी विस्फोटक में धमाका करना आसान रहा होगा। और अभी NIA को ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसमें विस्फोटक के अवशेषों को इसी बॉम्ब का हिस्सा माना जा रहा है। इस विस्फोटक की तीसरी सबसे खतरनाक बात, इसकी पहचान बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्मेल नहीं है ज्यादा, बहुत दुर्गंध नहीं होती, इसका अपना कोई रंग नहीं होता। इस विस्फोटक को मदर ऑफ सेटन या हिंदी में शैतान भी कहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, अगर आज एयरपोर्ट पर किसी यात्री के जूतों को उतरवा कर देखा जाता है तो उसके पीछे कारण यही है कि साल 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक आतंकवादी ने जूतों में विस्फोटक के साथ धमाका करने की कोशिश की थी। और इसके बाद पहले अमेरिका और फिर दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों ने यह नियम बना दिया कि जरूरत पड़ने पर यात्रियों से उनके जूते उतरवा कर उनकी जांच की जा सकती है। और अब आप देखिए कि अलकायदा से शुरू हुआ ये तरीका जैश के लिए काम करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद ने भी अपनाया और ये बहुत बड़ा धमाका किया। दिल्ली से लेकर मथुरा, मथुरा के वृंदावन तक ये यात्रा पहुंची, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और लोग इसे कृष्ण जन्मभूमि से जोड़कर देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है। और ये सामान्य धार्मिक यात्रा ना होकर इससे कुछ निहित उद्देश्य है क्या? बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा का समापन हो गया। 150 किलोमीटर लंबी ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से गुजरती हुई ब्रजभूमि में वृंदावन में समाप्त हो गई। इस धार्मिक यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के अलावा कई मशहूर लोग और साधु संत शामिल हुए। दावा किया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य सनातन को एकजुट करने का है। इस यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, जया किशोरी, फिल्मी हस्तियों में शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त, राजपाल यादव, गायक जुबिन नौटियाल, बी प्राक, क्रिकेटर उमेश यादव, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। इस यात्रा का समापन समारोह काफी चर्चाओं में है, जिसमें कई साधु संतों के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मैं आपको
आपको वो आंकड़े दिखाना चाहती हूं जिनके पूरे देश में चर्चा हो रही है और ये आंकड़े आपको बड़ी स्क्रीन पर देखने चाहिए। तो आइए बताते हैं, देश में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के कुल 4000 से ज्यादा विधायकों में से 1000, ये बीजेपी का आप देख रहे हैं नंबर कहां पर पहुंच गया है। अन्य का आप देखिए, ये साल 2019, 2021, 2024 और 2025 का आंकड़ा है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो जो कुल विधायक है उनमें से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है और ये नंबर कहां पर पहुंच गया है। भारत के कुल 4000 से ज्यादा विधायकों में से 1654 विधायक जो हैं वो बीजेपी के हो गए, जो 40% से ज्यादा है। 19 में बीजेपी के, आप सोचिए, देश में 1364 विधायक थे। बीजेपी की तुलना में इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के कितने 650 विधायक रह गए हैं और ये ग्राफ आपके सामने है, जो दोनों ही बड़ी पार्टियों का। एक वक्त पर 995 तक कांग्रेस पार्टी गई थी साल अक्टूबर 2024 में, लेकिन फिर 25 होते होते 650 पर पहुंच गई है। ये आप देश का नक्शा भी देख सकते हैं कि कहां कहां बीजेपी के विधायक हैं और कहां विपक्ष और कांग्रेस के विधायक हैं। एक बार जूम इन कीजिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं हरा रंग, ये क्षेत्रीय दलों का है। जैसे यहाँ पर आपको जेडीयू दिख रहा है, यहाँ समाजवादी पार्टी दिख रही है, यहाँ पर आपको आम आदमी पार्टी दिख रही है, उधर आपको उमर अब्दुल्ला की पार्टी दिखाई दे रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्षेत्रीय दल है, यहाँ पर भी पूरे क्षेत्रीय दल है सारा, ये डीएमके से लेकर तमिलनाडु का, उधर का, ये पूरे हिस्से में। लेकिन सबसे ज्यादा हावी अगर कोई रंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रंग है, और सबसे कम अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो ये नीला रंग कांग्रेस पार्टी का है, जो यहाँ पर कुछ हिस्सों में दिखाई देता है यहाँ पे, और ये पूरी स्थिति है। वरना एक तरह से जो बीजेपी है वो हावी होती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में तस्वीर बदली है बीजेपी के लिए। आपको ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का प्रभाव दिखेगा। और सोचने वाली बात आज ये है कि 1984 में जब बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तब वो 2 सीटें जीती थी और उसे 1,80,00,000 वोट मिले थे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23,60,00,000 वोट मिले और वो 240 सीटें जीती थी। ऐसे वक्त पर जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी 100 नहीं पहुंच पाई।